दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। यहाँ हैटी का बूढ़ा राजा एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसके पास वह सब चीज़ें थी जिनको कि हम सोचते हैं कि एक अमीर आदमी के पास होनी चाहिए। उसके पास बहुत सारे मकान थे और वह सब सोने और चांदी से भरे हुए थे। उसकी अलमारियाँ दुनिया के सबसे अच्छे कपड़ों से भरी हुई थीं और उसके खजाने के बक्से खजानों से भरे हुए थे। पर राजा को इन सब बातों से कोई मतलब ना था। केवल एक ही चीज़ थी जो उसको खुश करती थी और वह थी उसकी पालतू बच्ची भेड़। उसके साथ वह ऐसे खेलता था जैसे वह उसकी अपनी बच्ची हो। हालांकि यह राजा का अपना काम नहीं था, पर फिर भी वह उसी बच्ची भेड़ को अपने हाथों से नहलाता, उसके बालों में कंघी करता और उसको रिबन लगा कर सजाता था। यह काम वह इसलिए करता था क्योंकि उसे उससे खुशी मिलती थी और इसी वजह से उस बच्ची भेड़ का नाम जॉय पड़ गया। वह राजा के दिल को बहुत ही खुशी देती, पर इसके साथ ही राजा के दिल में एक डर भी था कि कहीं उसकी खुशी के साथ कोई भयानक घटना ना हो जाए। राजा को यह पता था कि अगर कोई इतना अक्लमंद था जो उसकी खुशी को उसी के सामने से चुरा लेता तो वह केवल टी मेलिस था, क्योंकि वही एक आदमी जो दुनिया का सबसे होशियार आदमी था। और टी मेलिस भी यकीनन यह जानता था कि किसी मुसीबत में कैसे पड़ा जाता है और फिर कैसे उससे बाहर निकला जाता है। अगर राजा की जॉय को कुछ हुआ तो समझो कि टी मेलिस की आफत आ गई। टी मेलिस को यह भी बहुत अच्छे से पता था कि राजा के पास एक मैरी लिटिल लैम्प भी है जो बहुत ही मोटी और नरम थी। साथ में उसको यह भी पता था कि वह राजा की बहुत लाडली थी। पर टीम एलिस को यह भी पता था कि उसको बच्चे भेड़ का मांस बहुत अच्छा लगता है। सो पहले उसके अपने दिल में और उससे भी ज़्यादा उसके पेट में यह इच्छा थी कि वह उस बच्ची भेड़ को चुरा ले। सो एक दिन उस चालाक टीम एलिस ने निश्चय किया कि वह इसके बारे में कुछ ना कुछ करेगा ही और फिर राजा के लिए कोई खुशी नहीं रह जाएगी। और फिर उसने यही किया। उस इससे पहले कि तुम 3 तक गिन सकते, 2 3 वह बच्ची भेड़ उसकी रसोई में हाजिर थी। वह उसके बर्तन में थी और फिर वह उसके पेट में भी थी। जब टीम एलिस ने उस मेमन का आखिरी कोर खाया तो वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपने पेट पर हाथ फेरने लगा। आज तो वह तो वाकई जौ से भरा हुआ था। पर राजा के महल में ना तो कोई खुशी थी और ना ही जॉय। राजा चिल्लाया, मेरी जॉय कहाँ है? उसने अपना सारा घर ढूंढ लिया, सारा बगीचा ढूंढ लिया, नौकरों ने भी चारों तरफ ढूंढ लिया, पर जॉय का कहीं पता ना चला। राजा ने तो अपने पलंग के नीचे भी देख लिया, उसको वहां जॉय का एक रिबन तो मिला, पर जॉय नहीं मिली। उसको यकीन हो गया कि जरूर ही उसके साथ कुछ भयानक घट गया है। जब एक नौकर को एक और रिबन शाही बगीचे से दूर जाने वाले रास्ते पर पड़ा मिला तो राजा को विश्वास हो गया कि अब उसकी जॉय कहीं नहीं मिलने वाली। उसने तुरंत ही अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वह जादू करने वाले पुजारी को बुलाकर लाए। अगर मेरी जॉय का पता लगाने का कोई तरीका है तो केवल वही जादू वाला पुजारी बताएगा। यह जादू जानने वाला पुजारी देश का सबसे अच्छा जादू करने वाला है। सो अगर कोई जॉय के बारे में कुछ बता सकता है तो वह वही आदमी है और कोई नहीं। इस पुजारी ने आकर राजा को
नमस्ते किया और बोला, राजा साहब आप चिंता ना करें, मैं चोर का पता लगा लूँगा, पर मुझे इसके लिए एक मोमबत्ती, कुछ पैसे और एक बर्तन पानी से भरा हुआ चाहिए। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। तुरंत ही राजा के नौकर उसकी मंगाई हुई सभी चीज़ें लेकर वहाँ हाजिर हो गए। उसने मोमबत्ती जलाई, पैसे से एक कांसा बनाया और पानी से भरा वह बर्तन उसके सामने रख लिया और फिर उसने कुछ जादू किया। आखिर उस पुजारी के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई, पर जल्दी ही वह गायब भी हो गई। वह बोला, मुझे बहुत अफसोस है राजा साहब कि आपकी जॉय मर चुकी है, किसी ने उसे चुरा कर खा लिया है। राजा चिल्लाया, क्या? यह किसने किया? मुझे बताओ कि किसने मेरी जॉय को चुराया है, किसने मेरी जॉय को खाया है। वह आदमी अब उसके बाद दूसरा कौर नहीं खाएगा। पुजारी ने राजा को नमस्ते किया और बोला, राजा राजा साहब मैं आपको चोर का नाम तो नहीं बता सकता, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वह दुनिया का सबसे ज़्यादा होशियार आदमी है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वह कौन है। राजा बुड़बुड़ाया, हाँ मैं समझ गया। राजा चिल्लाया, ओ चौकीदारो, टीम एलिस को मेरे पास लेकर आओ, उसको मेरे पास जंजीरों से बांध कर लाओ और अभी अभी लेकर आओ। चौकीदारों का सरदार बोला, जी राजा साहब, पर आपको तो मालूम है कि टीम एलिस एक बहुत ही बड़ा चालाक है, उसको पकड़ना आसान नहीं है। हमने उसको पकड़ने की पहले भी कई बार कोशिश की है, पर हम उसको कभी पकड़ ही नहीं पाए। राजा ने उन सबको चेतावनी दी, पर इस बार पकड़ कर लाओ, नहीं तो तुमको पता है कि उसकी बजाय मैं किसको जेल में भेज दूंगा। अब चौकीदारों का सरदार सब लोगों में सबसे ज़्यादा होशियार तो नहीं था, पर वह यह ज़रूर जानता था कि राजा किसके बारे में बात कर रहे हैं। उसको यह भी पता था कि किसी को भी नाराज नहीं करना चाहिए, सो वह राजा के सामने से सारे चौकीदारों को लेकर उस चालाक टीम एलिस को ढूंढने के लिए चल पड़ा। जब वह पुजारी और वह चौकीदार वहां से चले गए तो राजा को सोचने के लिए कुछ समय मिल गया। वह जितना ज़्यादा सोचता था उतना ही ऐसा लगता था कि उसको अपनी बच्ची भेड़ की याद में कोई दावत देनी चाहिए। उसने सोचा कि वह हर एक को उस दावत में बुलाएगा, ताकि लोग यह जान लें कि फिर ताकि वह अपनी बच्ची भेड़ को कितना प्यार करता था। अब क्योंकि टीम एलिस दुनिया का सबसे ज़्यादा होशियार आदमी था, उसको ठीक ठीक पता था कि महल में क्या हो रहा है। उसको मालूम था कि राजा बहुत गुस्से में है। उसको यह भी मालूम था कि राजा के चौकीदार उसे पकड़ने के लिए घूम रहे हैं और उसको यह भी मालूम था कि अब उसको क्या करना है। वह चाचा बुकोई की खोज में चल दिया। बुकोई दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा होशियार आदमी तो नहीं था, पर उसके बारे में सब कुछ सच सच बताना भी कोई आसान काम नहीं था। हाँ, उसके बारे में इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि वह दुनिया का सबसे ज़्यादा होशियार आदमी का बिल्कुल उल्टा है और टीम एलिस यह सब जानता था। टीम एलिस जैसे ही बुकोई के घर घुसा, वह बाहर से ही चिल्लाया, ओ मेरे दोस्त बुकोई, आज खुशी के दिन तुम कैसे हो? बुकोई बोला, खुशी के दिन? आज किस बात की खुशी का दिन है भाई? टीम एलिस बोला, तुम कहाँ रहते हो मेरे दोस्त? आज तो सारे लोग राजा की दी जाने वाली दावत के बारे में बात कर रहे हैं, जो वह अपनी छोटी भेड़ के लिए दे रहा है। वह बहुत सुंदर वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें होंगी, बढ़िया गाना होगा और बल्कि गाने का मुकाबला भी होगा। गाने का मुकाबला? टीम एलिस जानता था कि उसको चालाकी से जाल कैसे बुनना है। उसको मालूम था कि उसके दोस्त को जिंदगी में दो ही चीज़ें बहुत पसंद थीं और उनमें से एक था गाना। सो बस उसने नाम नहीं बुकोई का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पर यह जाल तब तक पूरा नहीं हो सका जब तक कि बुकोई की पसंदीदा दूसरी चीज ना हो, और वह था खाना, सब तरह का खाना। जब तक बुकोई को खुद खाना न बनाना पड़े वह स्वर्ग में था। यह फिर इस समय जाल में था। टीम एलिस बोला, यह अब तो जॉय के बारे में है, और अगर तुम
वाकई बढ़िया गा सकते हो। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि तुम गा सकोगे, तब तो तुम राजा की दावत में सभी लोगों का दिल जीत लोगे। हाँ बुकोई, मैंने सुना है कि जीतने वाले को 3 बकरे, भेड़, एक सूअर और एक इनामी बैल मिलेगा। कुछ यह सुनकर बुकोई की आंखें फैल गईं और इस दावत के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आने लगा। वह रो कर बोला, पर मैं वहां जाऊं गाऊंगा क्या? फिर वह चिल्लाकर बोला, और मैं वहां पहनूंगा क्या? टीम एलिस ने उसको शांत किया। मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए एक तरकीब सोची है। मैं तुम्हारे लिए गाना भी सोच लूंगा और पोशाक भी। अब क्योंकि बुकई तो सबसे ज्यादा होशियार आदमी के बराबर में कहीं बैठता नहीं था, सो उसने अपने दोस्त के ऊपर भरोसा करके वहां जाने के लिए तैयार हो गया। चालाक टीम एलिस को यह पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। बुकोई तो अब जाल में फंस चुका था, कांटे में फंस चुका था, रस्सी में फंस चुका था। राजा की दावत के दिन सूरज निकलने से कुछ ही देर पहले बुकोई टीम एलिस के घर भागा भागा गया। टीम एलिस ने एक बड़ी सी जमाई लेते हुए उससे पूछा, अरे इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुकोई बोला, मुझे मालूम है कि अभी मुझे अपने गाने का अभ्यास करना है और वहाँ जाने के लिए नहाना धोना भी है, पर तुमने मेरे पहनने के लिए क्या निकाल कर रखा है, वह ज़रा मैं भी तो देख लूँ। टीम एलिस बोला, मेरे दोस्त बुकोई, मैंने तुम्हारे लिए इस मौके के लिए बहुत ही बढ़िया कोट निकाल कर रखा है। क्योंकि यह दावत भेड़ के लिए है, तो क्यों ना तुम भेड़ की खाल का यह कोट पहनो। उसको देखकर तो बुकोई की सांस ही रुक गई। वह बोला, यह तो बर्फ की तरह सफेद है और इस पर तो सुंदर रिबन भी लगे हुए हैं। टीम एलिस मुस्कुराकर बोला, हाँ, यही एक ऐसा कोट है जिसको राजा जरूर देखेगा, पर यह तो जीतने की केवल आधी तरकीब है। मैंने तुम्हारे लिए गाना भी सोच लिया है, तुम यही गाना गाओ। जैसे ही बुकोई ने उस गाने के बोल पढ़े, गुस्से से एक लहर उसके चेहरे पर दौड़ गई। वह बोला, इन बोलों के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे मालूम है कि मैं इस दुनिया का सबसे होशियार आदमी नहीं हूँ, पर मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। टीम एलिस बोला, तुमको इन बातों का मतलब समझने की जरूरत नहीं है। यह बोल तो बस राजा का ध्यान खींचने के लिए हैं, और मेरे विश्वास करो, वह जरूर ही ऐसा करेंगे। और एक बार बुकोई ने फिर वह गलती की, क्योंकि वह इस दुनिया में टीम एलिस के बराबर का सबसे होशियार आदमी नहीं था। उसने फिर से उसका विश्वास कर लिया। अब जाल पूरा बिछ चुका था और कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली थी। हालांकि दोनों ने उस दावत में एक साथ जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, पर जब बुकोई राजा के महल में पहुंचा तो टीम एलिस का कहीं अता पता नहीं था। वहां बहुत सारे खास खास लोग आए हुए थे। राजा भी कोई सबको छोड़ते हुए खाने की मेज की तरफ बढ़ गया, जहां बहुत सारे तरह के खाने सजे हुए थे। अनेक प्रकार की सब्जियां, चावल, केले, कद्दू का सूप आदि। खाना देखकर खाना खाने की जल्दी में उसको कोट का एक रिबन निकल कर बुकई ने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया जहां उसका रिबन निकलकर गिर चुका था। वह इतना सारा खाने के लिए था कि बुकई को तो सबसे पहले खाना खाना था। खाने खाने के अलावा वहाँ पर पीने के लिए भी बहुत कुछ था, सो बुकोई ने वहाँ पर बहुत पिया। जब गाने का समय आया तो वह बहुत खुश था। उसने अपनी ऊंची आवाज में गाना गाना शुरू किया। सबने राजा ने भी उसके गाने को सुना। राजा ने अपनी जॉय मरने पर अब वह दुखी हो गया, पर सारी खबर ही दुख की, क्योंकि मैं जॉय से भरा हुआ हूँ। इसीलिए चारों तरफ देखो मेरे कोट, तुम जान जाओगे कि उसमें छोटी सी प्यारी सी बो लगी हुई है और वह सफ़ेद भेड़ की खाल का है। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई राजा का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था तो बुकोई ने वह खींच लिया था। राजा दहाड़ा, कौन गा रहा है यह गाना?
बुकोई बोला, यह गाना मैं गा रहा हूँ। बुकोई, आपको यह गाना पसंद आया राजा साहब? और इसके साथ ही वह छोटा आदमी अपना वह भेड़ की खाल का कोट दिखाने के लिए चारों तरफ को घूम गया। इस घूमने में उसके कोट से एक रिबन और गिर गया। इस बार वह राजा के पैरों के पास जाकर गिरा। राजा ने तुरंत ही रिबन को पहचान लिया। वह तो उसने अपनी जॉय को कितने प्यार से बांधा था। वह उसको देखते ही राजा चिल्लाकर बोला, तुम तो वही चोर हो जो मेरे महल में आया और मेरी जॉय को चुरा कर ले गया। अब तुम अपनी इस जिंदगी में और कोई भेड़ नहीं चुरा पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी ही इतनी नहीं है जो तुम दूसरी चोरी कर सको। चौकीदार, पकड़ लो इसको। इससे पहले कि चौकीदार बुकोई को पकड़ते, भीड़ में से शोर मचा और टी मैलिस आगे आया और उसने राजा के आगे अपना सिर झुकाया और बोला, राजा साहब, बिना मेरी सहायता के आप इस चोर को कहीं भी नहीं पकड़ सकते थे। यह तो मैं था जिसने इसको यहाँ आने के लिए तैयार किया। यह तो मैं था जिसने आपकी जॉय की मौत को महसूस किया। यह तो मैं था जो अब जॉय से भरा हुआ हूँ कि आपको चोर पकड़ा गया। मैं अब अपने इनाम का इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि राजा दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं था, पर वह बेवकूफ भी नहीं था। उसने टीम एलिस से कहा, मैं तुमको वही इनाम दूंगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। उस चालाक ने अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए राजा को फिर से सिर झुकाया, पर उसकी यह मुस्कुराहट बहुत देर तक नहीं रही। राजा बोला, मेरे पुजारी ने मुझसे कहा था कि मेरी भेड़ किसी ऐसे आदमी ने चुराई है जो दुनिया का सबसे होशियार आदमी है। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि बकऊ दुनिया का सबसे होशियार आदमी नहीं है। वह मेरे महल में आकर मेरी जॉय को कभी चुरा ही नहीं सकता था। पर तुम हो टीम एलिस, तुम दुनिया का सबसे होशियार आदमी हो। तुम ही ने मेरी जॉय को चुराया और तुम ही हो। फिर राजा ने अपनी चौकीदार से बोला, चौकीदारों, पकड़ लो इस चोर को और इन दोनों को ले जाकर जेल में डाल दो। जब मेरी यह दावत खत्म हो जाएगी तब मैं इन दोनों के बारे में सोचूंगा। इनको मेरी दी हुई सजा में कोई खुशी हो या ना हो, पर इनको सजा जरूर मिलेगी। चौकीदारी ने दोनों चोरों को पकड़ लिया और जंजीरों से बांधकर उनको जेल में डाल दिया। बहुत सारी कहानियों में यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है, सिवाय इसके कि राजा की सजा में उन दोनों ने बहुत कुछ सहा होगा। पर टीम एलिस तो दुनिया का सबसे होशियार आदमी था और हैटी में रिश्वत देना आम बात है। जो दोनों दोस्त चौकीदारों को कुछ पैसे यहाँ और कुछ पैसे वहाँ देकर वहाँ से भाग गए, वह राजा कि उस राज्य से कहीं दूर चले गए जहां वे अपनी जिंदगी शांति से गुजार सकें। जब वे जेल से भाग रहे थे तो बुकोई बोला, यह आखिरी बार है टीम एलिस, जब मैंने तुम्हारी बात मानी है। यह मेरा पक्का वादा है, और अगर तुम सोचते हो कि उसने अपना वादा निभाया होगा तो तभी तुम दुनिया के सबसे ज्यादा होशियार आदमी हो। धन्यवाद।